वैसे आप इस बात से परिचित तो होंगे ही कि भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत द्वारा की जा रही ये अध्यक्षता कई मायनों में बेहद खास है। भारत के लिए एक ऐसा मंच बन सकता है जहां भारत दुनिया को अपने नेतृत्व कौशल का लोहा मनवा सकता है। साथ ही यूक्रेन युद्ध के चलते दो खेमे में बटी दुनिया को एक मंच पर लाकर वैश्विक बिरादरी को अपनी सशक्त कूटनीतिक क्षमता से परिचय करा सकता है। भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य है। इसे प्राचीन ग्रंथ महाउपनिषद से लिया गया है और इसी तरह G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों जैसे केसरिया, सफेद, हरे और नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को भी पृथ्वी ग्रह के साथ पेश किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दिखाता है। वैसे भी दुनिया बीते कुछ सालों से कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इसमें आपको याद होगा कोविड-19, वैश्विक महामारी और यूक्रेन पर रूस के हमले से उत्पन्न चुनौतियां बेहद अहम रही हैं। इन सब के साथ जलवायु परिवर्तन का मुद्दा भी वैश्विक मंचों पर अलग से हावी रहा है। इन सभी घटनाक्रमों ने पूरी तरह से दुनिया में तबाही मचा दी है। लेकिन इन बातों से इतर सवाल ये है कि आखिर क्या है G20 संगठन जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं? इसकी अध्यक्षता कैसे भारत के लिए अवसरों का द्वार खोल सकती है? या इस दौरान भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? इन चुनौतियों से निपटने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो आज के इस लेख में हम इन्हीं सवालों पर थोड़ा जवाब तलाशेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इसे जानने के लिए? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा G20 के बारे में जान लेते हैं। देखिए, G20 यूरोपियन यूनियन और 19 देशों से मिलकर बना एक क्या है? अनौपचारिक समूह है। इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। इसका गठन साल 1999 में हुआ था और इसका पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। और तब यह क्या था? मंत्री स्तरीय मंच था। इसमें दुनिया की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। तो इतनी सारी इसमें जो है महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी। अब इसमें कह रहे हैं कि G20 का जो गठन है वो विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से G7 के द्वारा किया गया है। और अभी रिवाज ये है कि G20 शिखर सम्मेलन के मंच पर सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता को ट्रोइका से समर्थन मिलता है। ट्रोइका पिछला, वर्तमान और आगामी अध्यक्षों का एक समूह है। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में पूर्व अध्यक्ष इंडोनेशिया, वर्तमान अध्यक्ष भारत और आगामी 2024 का अध्यक्ष ब्राजील भी शामिल है। G20 का जब गठन हुआ था ना, तब ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। लेकिन आपको याद होगा कि साल 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया था और इसके बाद इस संगठन में भी बदलाव हुए और इसे सदस्यों के शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद ये तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के शीर्ष नेताओं की बैठक की जाएगी और साल 2008 से ही इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई और जब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इसका आयोजन किया गया था। इसकी कार्यप्रणाली की यदि बात की जाए तो G20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं, जैसे वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। तो चलिए, शेरपा पक्ष की ओर से G20 की प्रक्रिया का समन्वय किया जाता है। शेरपा शीर्ष नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वहीं वित्त ट्रैक, इसकी अगुवाई सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं और दोनों ट्रैक के अंदर कार्य समूह होते हैं जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय की अगुवाई में काम करते हैं और ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं
शेरपा पूरे साल के दौरान हुई बातचीत का पर्यवेक्षण करते हैं और शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडे पर भी चर्चा करते हैं। इसके उद्देश्यों की यदि बात की जाए तो इस मंच का सबसे बड़ा मकसद आपको पता है क्या है? आर्थिक सहयोग, यानी कि इसमें शामिल देशों की कुल जीडीपी दुनिया भर के देशों की जीडीपी की 80% है। और ये समूह साथ में आर्थिक ढांचे पर तो काम करता ही है, साथ ही आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत करता है। आर्थिक स्थिति को कैसे स्थिर और बरकरार रखा जाए, ये विषय भी इसके केंद्र में ही होता है। इसके साथ ही ये मंच विश्व के बदलते हुए परिदृश्य को भी ध्यान में रखता है और इससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल होते हैं। और ये सभी भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विशेष अहमियत रखते हैं। फिर सवाल ये है कि ये भारत के लिए कैसे अहमियत रखता है, तो आइए इसको समझते हैं। दरअसल G20 के मंच की सबसे खास बात आपको पता है क्या है? कि ये हर साल इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं की आपस में मुलाकात होती है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो भारत की G20 प्राथमिकताओं में समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास, जलवायु वित्त पोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दे इसमें शामिल होते हैं। इस संबंध में सदस्यों के सामने अपना विजन पेश कर भारत दुनिया को ये दिखा सकता है कि वह वैश्विक समस्या से निपटने में सक्षम है। इसके लिए वह वैश्विक ताकतों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकता है। और हर बार की तरह इस बार के G20 समिट में भी दुनिया के शीर्ष नेता आपस में मुलाकात करेंगे। इस बार भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन G20 बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। भारत के लिए मौका हो सकता है कि वह कई व्यापार समझौतों पर अलग अलग देशों से बात करे। इसके लिए शिखर सम्मेलन से हटकर भारत कई नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन करे। इससे एक और भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी। तो दूसरी तरफ इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्ते भी मजबूत रहेंगे। अब बात करें G20 की अध्यक्षता, तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत अपने नेतृत्व कौशल के जरिए अपनी तकनीकी विश्वसनीयता से इन देशों को रूबरू करा सकता है। ऐसे में ये मंच भारत के लिए कई सारे अवसरों के द्वार खोलेगा। चूंकि विकसित देश भी मौजूदा दौर में विकासशील देशों की अहमियत को समझते हैं, इसीलिए तेजी से उभरते देशों को वे हमेशा ही संगठन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वे उभरते विकासशील देशों की प्रतिभा का दोहन करना चाहते हैं, क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि विकसित देशों में प्रतिभा की संभावना विकासशील देशों के मुकाबले में अब थोड़ी कम है। जहां तक भारत का सवाल है, अगर देखेंगे तो इसकी भागीदारी के बिना किसी भी वैश्विक मुद्दे में गंभीरता से नहीं निपटा जा सकता है। कारण यह है कि वैश्विक व्यवस्था में भारत का ओहदा अब काफी बड़ा हो गया है। एक अवसर कूटनीतिक मोर्चे पर भी हो सकता है। अगर यूक्रेन युद्ध से विभाजित दुनिया को भारत एक मंच पर ले आएगा ना, तो दुनिया भारत की कूटनीतिक क्षमताओं का लोहा मनवा लेगी। आपको याद होगा कि इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित पिछले G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हिस्सा नहीं लिया था और बदले में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सम्मेलन में भागीदारी निभाई थी। चूंकि भारत और रूस के संबंध बेहद करीबी रहे हैं, इसीलिए भारत के सामने ये मौका होगा कि वह अपने नजदीकी संबंधों का इस्तेमाल कर पुतिन को मंच साझा करने के लिए मना सकता है और यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों से उसे परिचित करा सकता है। ये बात भी सही है कि इसकी राह भारत के लिए इतनी आसान तो नहीं होगी, तो भारत के सामने इन्हें लेकर कठिन चुनौतियां हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि वो चुनौतियां क्या है? तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो भारत को इसे एक एजेंडा तैयार करना होगा जिसमें सभी सदस्य एकमत हों। चीन के साथ भारत की सीमा विवाद और असामान्य रिश्ते इसमें आड़े आ सकता है। ऊपर से यूक्रेन युद्ध पर भारत की चुप्पी से पश्चिमी मुल्क भारत के प्रति पहले से ही थोड़ा खफा है।
उधर रूस भारत का परंपरागत मित्र है, इसीलिए भारत रूस को नाखुश करने की बात तो सोच ही नहीं सकता है। साथ ही यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने अभी तक रूस की आलोचना नहीं की है। ऐसे में अगर G20 सम्मेलन में वैश्विक नेता रूस पर भारत के प्रभाव का इस्तेमाल करने का दबाव बनाएंगे तो भारत क्या रुक लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी ना। इस रस्साकसी में भारत के लिए सर्वसम्मति वाला एजेंडा तैयार करना वाकई बहुत चुनौती भरा रहने वाला है। ऊपर से पिछले कुछ महीनों में G20 की साख को काफी झटका लगा है। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सम्मेलन में शामिल ना होना भी एक मुद्दा रहा है। इसी बीच G20 की आंतरिक दरारें भी उभरकर सामने आई हैं। जैसे जैसे भारत इसकी अध्यक्षता के करीब आएगा, उसे तमाम मतभेदों को दूर करने के लिए सामने से नेतृत्व करना होगा। इसके साथ ही भारत को मतभेदों का समाधान तलाशने होंगे। शांति के लिए सेतुओं का निर्माण करना होगा, जो बेहद चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इसके अलावा एक चुनौती आंतरिक शासन के लेवल पर भी है। जैसे आंतरिक शासन में सुधार समय की मांग है। इस बीच भारत को समावेशिता और एकता पर जोर देना होगा। इससे एक आम सहमति बनने में मदद मिलेगी, जो मंच के लिए एक व्यवहारिक और वास्तविक एजेंडा तय करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। अन्य चुनौतियों में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय विकसित करना और रूस यूक्रेन युद्ध पर एक स्पष्ट G20 नीति बनाना इसमें शामिल है। ऐसे समय में ये विषय बहुत जरूरी हो जाते हैं कि जब रूस को मंच से निकालने की मांग उठ रही हो और इस बीच भारत को एक मजबूत और सदा हुआ समाधान पेश करना हो। अब फिर वही, ऐसे में क्या सवाल उठता है? सवाल उठना लाजमी है कि आखिर समाधान क्या हो। तो इस बात में दो राय नहीं है कि भारत का वैश्विक मंचों पर वर्चस्व है। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य भी बना है। यूएन सुरक्षा परिषद में इसके द्वारा की गई सुधार की मांग का रूस और अमेरिका ने काफी समर्थन किया है। इसके अलावा भारत के पास GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भी है। इन सभी उपलब्धियों और मंचों का इस्तेमाल कर भारत सदस्यों के बीच बेहद समन्वय स्थापित कर सकता है। उनके सामने एक ऐसा विजन पेश कर सकता है जिसमें साझा और समावेशी विकास संभव हो। रूस यूक्रेन युद्ध और रूस को मंच से अलग थलग करने के मामले में भारत ऐसा कर सकता है कि सभी G20 सदस्यों के लिए एक आचार संहिता पर सख्ती से बात करे। इस आचार संहिता में ऐसे प्रावधान शामिल हों जिससे सभी के हित सुनिश्चित हो सके। साथ ही इस मामले में भारत को ये भी देखना होगा कि प्रावधान को कैसे लागू किया जाए जिससे सदस्यों के बीच आपसी मतभेद ना उभरे। ये बात भी सही है कि इस साल का G20 शिखर सम्मेलन विवादों और चुनौतियों के साए में तो रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से दुनिया भर में सुरक्षा चिंताएं बहुत बड़ी हुई हैं और अर्थव्यवस्थाएं भी गिर रही हैं। इसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी और जलवायु संकट के कारण खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा भी प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, इन घटनाक्रमों ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। वैश्विक स्तर पर ऐसी चुनौतीपूर्ण वातावरण के बीच G20 की अध्यक्षता की कमान संभालना भारत के लिए काबिले तारीफ की बात है। तो आइए चलिए आज के अपने सवाल पर जरा गौर फरमाते हैं। वैश्विक चुनौतियों के बीच G20 की अध्यक्षता संभालना भारत के लिए संभावनाओं से कम नहीं है, समझाइए जरा। तो फिलहाल के लिए इस ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए ऑडियो मंथन के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।